गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए फिजिक्स में हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। तो देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ पर जो लाइन खींच रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है ना। यानी कि अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी भी आवेश को रख दें तो उस आवेश पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बल लगेगा वो एक समान ही बल लगेगा। ठीक है, इसकी दिशा यानी कि ये तीर की नोक की जो तीर की नोक है इसकी दिशा को बताएगी। किसकी दिशा को? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो आइए देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण कैसा होता है। चलिए देखिए, तो बल युग्म का आघूर्ण कैसा? बल युग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले ना, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। चलो अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है तो यहाँ पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ही बनाएंगे ना। यहाँ पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ही बनाएंगे। ये वेक्टर ई हो गया यानी कि वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर हम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? द्विध्रुव। तो अगर हम द्विध्रुव रख रहे हैं तो कहीं न कहीं प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश होगा ना। तो इनके बीच की ये जो दूरी होगी, ये जो दिख रही है ना, ये दूरी हमारी क्या होगी? 2l होगी। वैद्युत द्विध्रुव के विषय में आपको बेहतर ढंग से सारी चीज़ें बता दी गई थी ना। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि दो आवेश होंगे, एक मतलब कि प्लस होगा एक माइनस होगा, यानी परिमाण में तो दोनों बराबर होंगे जो कि क्यू क्यू दोनों दिख रहे हैं। एक धनावेश होगा तो एक ऋणावेश होगा ना, एक धनावेश होगा तो एक ऋणावेश होगा। उनके बीच की जो दूरी होगी वो दूरी 2l होगी। उनके बीच की जो दूरी होगी वो दूरी कैसे होगी? 2l होगी ना। तो एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये देखिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम एक समान वैद्युत क्षेत्र मान ले रहे हैं ना। तो इस वैद्युत क्षेत्र में जो हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि दो आवेश होंगे, दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होंगे जिसको अल्प दूरी यानी कि हम 2l मान लेते हैं ना। अब इसी द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण का मतलब ये होगा कि धन आवेश पर बल इधर लगेगा, ऋण आवेश पर बल इधर लगेगा। अच्छा एक चीज और है, जो यहाँ पर द्विध्रुव है ना, ये एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। ये एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है ना। ये जो द्विध्रुव है एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। किस कोण पर रखा गया? थीटा कोण पर रखा गया है ना। अब इस पर बल लगने वाली बल की बात होगी तो हमने बताया था कि धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अगर ये आवेश क्यू है और वैद्युत क्षेत्र हमारा ई है तो यह बराबर क्यू इंटू ई इतना बल लगेगा ना, यह बराबर क्यू इंटू ई इतना बल लगेगा। अच्छा दूसरा आवेश यानी माइनस क्यू की अगर हम बात करें तो ऋणावेश पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र अगर इधर है तो इस पर बल किधर लगेगा? इस दिशा में लगेगा। तो क्या होगा? यह बराबर क्यू इंटू ई। अगर दोनों आवेश परिमाण में सेम है तो वैद्युत क्षेत्र जो है वो तो एक समान है, वैद्युत क्षेत्र जो है एक समान है, तो इस पर भी बल यह बराबर क्यू इंटू ई, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब अगर हम बल आघूर्ण की बात करें, अगर हम बल आघूर्ण यानी कि बल युग्म का आघूर्ण की अगर हम बात करें तो बल युग्म का मतलब ये होता है बल जो होगा जोड़े के रूप में होगा। आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना। आघूर्ण का मतलब क्या होता है? घुमाना। यानी कि बल लगेगा तो चीजें क्या होंगी? घूमेंगी।
अगर इस आवेश पर बल इधर लगे और इस आवेश पर बल इधर लगे तो दो बल लग रहे हैं, बराबर लगेंगे, विपरीत दिशा में लगेंगे, तो इस द्विध्रुव को क्या करेगा, घुमाएगा ना। इस द्विध्रुव को क्या करेगा, घुमाएगा ना। इस द्विध्रुव यानी कि इस आवेश पर यानी कि दो आवेश हैं, दोनों अलग अलग नेचर के हैं ना। एक पर बल इधर लगेगा, एक पर बल इधर लगेगा, तो इस द्विध्रुव को क्या करेगा, घुमाएगा। इस द्विध्रुव को क्या करेगा, घुमाएगा। जब इस द्विध्रुव को घुमाएगा, ध्यान देना, जब इस द्विध्रुव को घुमाएगा तो यही हमारा क्या कहलाएगा, बल युग्म का आघूर्ण कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, बल युग्म का आघूर्ण कहलाएगा। बात समझ माने। तो किसी निकाय पर अगर बराबर बल और समांतर दिशाओं में लगते हैं ना, अगर किसी निकाय पर बराबर बल और समांतर दिशाओं में लगते हैं तो वह बल उस निकाय को क्या करता है, घुमाता है। वह बल उस निकाय को क्या करता है, घुमाता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बल युग्म के आघूर्ण को अगर हम बताएं कि बल युग्म का आघूर्ण का अगर सूत्र क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है, ध्यान देना, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा की, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। क्या, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ना। तो याद रखना कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ना। ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है। तो बल आघूर्ण इक्वल टू बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। बोलो समझ में रहा है। तो बल आघूर्ण यानी कि टाउ ना, बल आघूर्ण एक सदिश राशि होता है ना। तो टाउ यानी कि बल, बल यानी कि यह क्रिया रेखा। अगर हम यहाँ पर क्रिया रेखा की अगर बात करें तो बल ऐसे लग रहा है, बल ऐसे लग रहा है, तो इसकी क्रिया रेखा यही हो गई ना। अगर बल इस पर इधर लग रहा है तो इसकी क्रिया रेखा इधर हो गई। अगर बल इस पर इधर लग रहा है तो इसकी क्रिया रेखा इधर हो गई ना। तो लंबवत दूरी यानी इसके बिल्कुल लंबवत। तो यहाँ पर हम पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पर एम ना, यहाँ पर पॉइंट बी, तो इसकी क्रिया रेखा ये हो गई। तो यहाँ पर पॉइंट हम ए एम और बी है। इतनी बातें समझ आ गई ना। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ए एम बी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या, ए त्रिभुज ए एम बी कैसा है, ए एम बी ना, क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। यह त्रिभुज ए एम बी समकोण है ना। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान समझिएगा, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ए एम क्या है बताइए, ए एम क्या है, ये लंब होगा ना। और लंब का मतलब यही लंबवत दूरी हो गई ना। लंब का मतलब यही लंबवत दूरी हो गई। अगर हम इस लंबवत दूरी का अगर मान निकालें तो ये जो द्विध्रुव है यह वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। अगर ये थीटा कोण पर रखा गया तो ये क्या होगा, हमारा लंब होगा, और ए भी क्या होगा, हमारा कड़ होगा। और यहाँ पर देखेंगे हमें बल तो पता है लेकिन क्रिया रेखा की लंबवत दूरी नहीं पता है। क्या नहीं पता है, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी नहीं पता है। जब क्रिया रेखा की लंबवत दूरी नहीं पता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि काश थीटा बराबर क्या, आधार बटा कड़। आधार यानी कि हमारा क्या है, बी एम है ना, और कड़ हमारा क्या है, सॉरी साइन थीटा लगेगा ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कड़। लंब यानी कि हमारा ए एम है और कड़ यानी कि हमारा क्या, ए बी यानी कि 2l। तो ए एम बराबर क्या आ जाएगा, ए एम बराबर आ जाएगा 2l साइन थीटा। क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा ना। यानी कि ए एम बराबर क्या आएगा, 2l साइन थीटा आएगा ना। यानी कि यहाँ से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कितनी आ गई, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी आ गई 2l साइन थीटा। तो आइए इसको हम आगे देखते हैं। टाउ बराबर बल, यानी कि अगर हम चाहे इस बल की बात करें, चाहे इस बल की बात करें ना, क्रिया रेखा की चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें ना, हर हाल में 2l साइन थीटा ही आएगा ना। क्रिया रेखा हर हाल में 2l साइन थीटा ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टाउ बराबर क्यू इंटू ई 2l साइन थीटा, क्यू इंटू ई 2l साइन थीटा। चलिए, तो टाउ बराबर अगर हम देखें 2ql तो यहाँ लिख सकते हैं ई इंटू 2ql साइन थीटा।
अगर हम टोक्यूबियल की अगर हम बात करें तो ए इंटू क्या हो जाएगा पी साइन थीटा ना, तो टाउ बराबर आ जाएगा पी इंटू ई साइन थीटा। अगर हम सदिश स्वरूप की अगर इसका बात करें, इसका सदिश स्वरूप क्या होगा, तो सदिश स्वरूप ध्यान देना है, इसका सदिश स्वरूप यानी टाउ के ऊपर वेक्टर का चिन्ह ना, जिस प्रकार ए क्रॉस वी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, उसी प्रकार पी ई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई ना। ये इसका क्या हो गया सदिश स्वरूप हो गया ना, ये कि इसका क्या आ गया सदिश स्वरूप आ गया, यानी कि वॉल्यूम का आघूर्ण का सदिश स्वरूप क्या है टाउ और वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, तो अब आखिरी हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के ना। हर एक वीडियो में हमने आपको डिटेल में बेहतर ढंग से हर एक सारी चीज़ें कंठस्थ कराया है ना। तो पहले चैप्टर का जो पहला पार्ट है यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ना, ये हो सकता है कल समाप्त हो जाए, फिर न्यूमेरिकल करेंगे 1-2 दिन। उसके बाद हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इसका दूसरा पार्ट ना, पहले वाले चैप्टर का दूसरा पार्ट यानी कि गॉस का प्रमेय हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, उसके बाद पढ़ने वाले हम वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ना। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है ना, तो देखिए हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र के विषय में। वैद्युत क्षेत्र के विषय में आपको बताया गया था कि एक होता है वैद्युत क्षेत्र में तो परिमाण होता है ना, परिमाण होता है, एक होता है दिशा ना, एक होता है परिमाण, दूसरा होता है दिशा। परिमाण का मतलब मैंने बताया था कि तीव्रता इंटेंसिटी, जो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया ना। दूसरा क्या है दिशा, जो कि हमें पढ़ना है ना। दूसरा क्या होता है मैंने बताया परिमाण ना, परिमाण का मतलब तीव्रता, तीव्रता का मतलब कि कोई भी आवेश कितना बल लगा सकता है ना, यानी कि कितना उसका पावर यानी कि कोई भी आवेश कितना जनरेट कर सकता है। किसी अगर वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को अगर रख दें तो उस आवेश को कितना खींच सकता है या कितना धक्का मार सकता है ना, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका परिमाण कितना है। दूसरा ये है कि अगर बल लगा रहा है तो किधर लगा रहा है ना, बल लगा रहा है तो किधर लगा रहा है, यह बात क्लियर होती है दिशा से। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है परिमाण, दूसरा होता है दिशा ना। एक होता है परिमाण, दूसरा होता है दिशा। तो हमने परिमाण की चीज़ें हमने पढ़ लिया था ना तीव्रता में, तो दूसरा में क्या पढ़ना है दिशा, यानी कि वैद्युत बल रेखा के विषय में ना। वैद्युत यानी कि वैद्युत क्षेत्र में ये चीज़ें मैंने पढ़ लिया था तीव्रता के रूप में, ये चीज़ें हमें पढ़ना है वैद्युत बल रेखा के रूप में ना, ये चीज़ें हमें पढ़नी है वैद्युत बल रेखा के रूप में। क्लियर है, तो हेडिंग आप डाल सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं ना, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखा क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में ना किसी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर ना, वह आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वही पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण
आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर वह आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ का अनुसरण करता है, वह पथ वैद्युत वह पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है, या उसी को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, उसी को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वह पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है, यानी कि उसी पथ को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखो, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर वह जिस भी पथ का अनुसरण करेगा ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि वैद्युत क्षेत्र है। अब हमने लिया कोई छोटा टुकड़ा लिया ना, मान लो थर्माकोल या कुछ भी ना, उसको हमने रगड़ दिया। रगड़ने के बाद हम अगर ऐसे छोड़ दें, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने का मतलब ये होता है कि विरामावस्था में छोड़ना ना, या उस पर कोई बल ना लगाना। अगर हम छोड़ देंगे तो वो जिस भी पथ का, यानी कि अगर इस पथ का अनुसरण करेगा तो ये, इस पथ का अगर अनुसरण करेगा तो ये उसकी वैद्युत बल रेखा हो गई, इस पथ का अगर अनुसरण करेगा तो ये वैद्युत बल रेखा हो गई ना, इस पथ का अनुसरण करेगा तो ये वैद्युत बल रेखा हो गई। यानी कि वह आवेश जिस भी पथ का अनुसरण करेगा या वह आवेश जिस भी पथ पर मोशन करेगा, गति करेगा, वही पथ क्या होगी बताओ, वैद्युत बल रेखा होगी। वैद्युत बल रेखा यानी कि काल्पनिक रेखा होती है, क्योंकि अगर आवेश जिस भी पथ का अनुसरण करेगा, जिस भी पथ पर वह आवेश गति करेगा, वहाँ पर यानी कि कोई लाइन तो खिंच जाएगी नहीं, वहाँ पर कोई लाइन तो खिंच जाएगी नहीं कि यहाँ से ऐसे गति करते हुए चला गया, यहाँ पर कोई लाइन खिंच गई ना। इसका मतलब ये होता है कि वैद्युत बल रेखा की जो लाइन होती है वो काल्पनिक होती है ना, वह काल्पनिक होती है। वास्तव में वैद्युत बल रेखा की जो लाइन होती है वो कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती कि वो लाइन आपको दिखेगी ना। हाँ, जिस भी पथ पर वो मोशन कर जाएगा उस पथ को हम वैद्युत बल रेखा कह सकते हैं कि आवेश ऐसे गति किया, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है ना वो इस डायरेक्शन में है ना, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है ये यानी कि जिस भी पथ पर वो मोशन करेगा ना, उसी पथ पर अगर हम देखा जाए तो कोई लाइन अगर हम ड्रा कर देंगे, कोई लाइन अगर हम खींच देंगे तो वह क्या होगी, वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अगर यहाँ पर हम किसी भी आवेश को अगर छोड़ देते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, जिस भी पथ पर वो अनुसरण करते हुए चला गया और उसी पथ पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे, इसका मतलब ये होगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी। यानी कि वैद्युत बल रेखा पर, यानी कि वैद्युत बल रेखा पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा क्या बताता है, वह स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस बात को ध्यान देना, यानी कि वह स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। क्लियर है? तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं ना, किसी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं तो वह धन परीक्षण आवेश जिस पथ को अनुसरण करेगा ना, वही पथ वैद्युत बल रेखा कहलाएगी। और वैद्युत बल रेखा पर अगर हम कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, वह स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। बातें क्लियर हो गई कि नहीं ना, ये डिफिनीशन क्लियर हो गया कि नहीं? आपको देखो रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझने की जरूरत है। ठीक है, क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं ना, तो वह आवेश जिस भी पथ का अनुसरण करता है वह पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखा कहलाती है। अब देखिए,
अब मैंने बताया कि अगर वैद्युत बल रेखा की अगर हम बात करें ना, तो यानी कि जिस भी पथ का वो अनुसरण करेगा वैद्युत बल रेखा हो गया। अगर हम उस वैद्युत बल रेखाओं पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, अगर हम उस वैद्युत बल रेखाओं पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा की दिशा किसको बताता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है कि हाँ जो वैद्युत क्षेत्र है इस दिशा में है ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है कि यानी कि जिस भी लाइन, यानी जैसे मान लो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र था और कोई भी आवेश आया और ऐसे गति करते हुए चला गया ना, ऐसे गति करते हुए चला गया, तो इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह स्पर्श रेखा किसको बताएगा बताओ? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा ना। यह स्पर्श रेखा किसको बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। यानी कि ये पथ जो था, ये पथ उस धन परीक्षण आवेश का था जिस पथ का वो अनुसरण किया है ना। अगर इस पर हम कोई लाइन खींचेंगे तो ये लाइन किसको बताएगा बताओ? ये लाइन वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये तो हमने बताया भी कि अगर कोई धन परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम छोड़ देंगे तो जिस पथ का अनुसरण करेगा ना, वो किसी न किसी पथ का तो अनुसरण करेगा ही ना। उस पर हम कहीं न कहीं कोई लाइन खींचेंगे स्पर्श रेखा के रूप में, अगर उस पथ पर स्पर्श रेखा के रूप में अगर हम कोई लाइन खींचेंगे तो वह लाइन किस दिशा किसको बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा ना। किसको बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई नहीं? अच्छा, अब हम पढ़ने वाले वैद्युत बल रेखाओं के गुण ना, हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण कि वैद्युत बल रेखा के गुण क्या है। तो आइए हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, चलिए, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है? तो नंबर 1 जो है, ध्यान देना, नंबर 1 चलिए, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं ना। धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? दूर जाती हैं तथा ऋण आवेश की ओर आती हैं ना। पहला गुण हमारा क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से दूर जाती हैं ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पर धनावेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? दूर जाती है। इसकी प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों होता है बताइए? ऐसा क्यों होता है कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर ही क्यों जाती है ना? सवाल ये है कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? दूर जाती है। क्योंकि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बात करें, वैद्युत क्षेत्र की ही बात हम कर रहे हैं, पता ना, क्योंकि आपका वैद्युत बल रेखाओं के गुण है ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि धनावेश से जो होती है वैद्युत बल रेखा दूर जाती है तथा ऋणावेश की ओर आती है। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में ना, अगर हम वैद्युत क्षेत्र में जैसे मान लो किसी धन परीक्षण आवेश को रखें ना, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये किसी न किसी ये वैद्युत क्षेत्र है तो धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा? ये धक्का मारेगा। इस पर जो बल लगाएगा दूर की तरफ बल लगाएगा ना। इस पर जो बल लगाएगा इसको धक्का मारेगा और जब धक्का मारेगा तो क्या होगा? वो दूर भागेगा और जब दूर भागेगा इसका मतलब कि जो धनावेश होती है ना उससे बल रेखाएं क्या होती है? दूर होती है। यानी धनावेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो दूर होती हैं ना, यानी दूर जाती हैं। तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं ना, और ऋणावेश अगर है तो वैद्युत बल रेखाएं उसी की ओर आती है। ऋणावेश की ओर आती है वैद्युत बल रेखाएं और धनावेश से दूर जाती है वैद्युत बल रेखाएं। बात समझना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं ना, और ऋणावेश की ओर आती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम धनावेश ले लेते हैं, यहाँ पर ऋणावेश ले लेते हैं ना।
तो धनावेश से वैद्युत रेखाएं दूर जाती हैं ना और ऋणावेश की ओर आती हैं ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से देखिए ये धनावेश है ना, धनावेश से दूर जाती है, ऋणावेश की ओर आती है ना। ऐसा स्ट्रक्चर आपको बुक में बना दिख जाएगा ना कि दो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर होती है ना, धनावेश से बल रेखाएं क्या होती है, दूर होती हुई जाती हैं और ऋणावेश की ओर आती है वैद्युत बल रेखाएं ना। ये धनावेश है तो इससे बल रेखाएं क्या होती है, दूर जाती हैं, दूर की तरफ इससे निकलती हैं, और जो ऋणावेश होती है उससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, उसी की ओर आती हैं ना। अगर धनावेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, दूर भागने का प्रयास करती हैं, और ऋणावेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं इसकी ओर आती हुई मतलब कि इसी की ओर अट्रैक्ट होती हुई चली जाती हैं ना। तो ये धन और ऋण हो गया। अगर हम प्लस प्लस की अगर हम बात करें ना, प्लस प्लस की अभी हम कई स्ट्रक्चर में बनाएंगे। चलिए देखिए, अच्छा ये तो अलग अलग अभी हमने बनाया था, प्लस माइनस को अलग अलग बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम प्लस माइनस को अगर एक साथ अगर करके बनाएं तो ये देखिए धनावेश है इससे दूर होंगी, ये ऋणावेश है इसकी ओर आएंगे, तो यानी कि कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो धनावेश निकलती हैं ना, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं ना, धनावेश से निकलती है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं ना, धनावेश से निकलती है ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है ना। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये बल रेखाएं जो हैं धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ध्यान से समझ सकते हैं ना, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, धनावेश से निकलती है ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, धनावेश से निकलती है ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना हुआ बुक में मिल जाएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर बल रेखाएं आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं, यहाँ पर बल रेखाएं ऋणावेश पर समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं ना। यानी कि प्लस माइनस का अगर आवेश को अगर आप एक दूसरे के समीप अगर रखते हो ना तो इस प्रकार होगा, धनावेश से तो निकलेगा लेकिन ऋणावेश की ओर जाकर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धनावेश से निकलेगा लेकिन ऋणावेश की ओर जाकर समाप्त हो जाएगा। बात समझ में नहीं? चलिए जैसे मान लीजिए कि दोनों आवेश अगर सेम प्रकृति के हैं तो भाई बल रेखाएं धनावेश से निकलेंगे ही निकलेंगे ना, और ऋणावेश पर तो समाप्त होती है। लेकिन दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर देखिएगा इससे बल रेखाएं क्या होंगी, निकलेंगी ना। यहाँ पर अगर ऐसे बल रेखाएं अगर इस प्रकार जाएंगे तो इस प्रकार, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो ये क्या करेगा, इस बल रेखाओं का क्या करेगा, धक्का मारेगा, क्योंकि सेम नेचर होंगे तो धक्का ही मारेगा, और सेम नेचर होने के बावजूद अगर धक्का मारेगा तो कुछ इस प्रकार ये मूव करेगा ना, कुछ इस प्रकार मूव करेगा बल रेखाएं, कुछ इस प्रकार मूव करेंगी ना, कुछ इस प्रकार मूव करेंगी बल रेखाएं। बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार मूव करेंगी जो कि आपको दिख रहा है ना, क्योंकि जो बल रेखाएं होती हैं ना वो क्या होती है बताओ, बल रेखाएं धनावेश से दूर हटती हैं ना, क्योंकि वहाँ धनावेश है तो बल रेखाएं क्या होंगी, इससे दूर, क्योंकि उधर जाने का प्रयास करती, बट धनावेश है तो नेचर क्या करेगा बताओ, यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा यानी दूर जाएगा। तो इसके बीच में जो जगह होता है, ध्यान देना, दो समान आवेशों के बीच में जो जगह होता है ना, वहाँ पर क्या होता है बताओ, दो समान आवेशों के बीच में जो जगह होता है ये उदासीन बिंदु को बताता है ना, ये उदासीन बिंदु या उदासीन जगह को बताता है। बात समझ, यानी कि इसके बीच में जो जगह बचता है ना वो क्या बचता है बताओ, उसके बीच में जो जगह बचता है ना ये उदासीन कहलाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। बात समझ, यानी कि दो धनावेश यानी कि दो धनावेश हो या दो ऋणावेश हो, इसके बीच में जो जगह होता है ये उदासीन बिंदु को बताता है, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट को बताता है। किसको बताता है, न्यूट्रल पॉइंट को बताता है। बात समझा नहीं?
चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान देना, अगर यहाँ पर माइनस कर दें और यहाँ पर भी माइनस कर दें तो चीज़ें वही होने वाली हैं। बट अब इसमें क्या होगा, ये जो तीर का निशान है ना, ये जो तीर का निशान है ये बदल जाएगा ना, यानी कि तीर की जो दिशा है ये बदल जाएगी। इस बात को ध्यान देना, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी ना, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बोलो क्लियर हो नहीं, इसकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी ना, यानी कि जो भाग रहा था अब इधर भागेगा ना, उसके सेंटर की तरफ ना, यानी कि उसके सेंटर की तरफ क्या होगा, भागेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? चलिए, तो इसके बीच में जो जगह होगा ना, इसके बीच में जो जगह होगा वो उदासीन बिंदु को ही बताएगा। उसके बीच में जो जगह होगा वो किसको बताएगा, उदासीन बिंदु को ही बताएगा। ठीक है, उदासीन बिंदु को ही बताएगा। बोलो चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आगे चलें। चलिए आगे है तीसरा पॉइंट। अगर हम कहें कि जो वैद्युत रेखाएं होती हैं ना, जो वैद्युत रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ध्यान देना, यानी कि जो वैद्युत रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। याद रखना, वैद्युत बल रेखाएं ना, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं ना। अब इस लॉजिक को कैसे समझेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ना, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब बात ये आती है कि अगर काट देगी तो क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये स्टेटमेंट अगर लिखा गया है तो उसका मतलब क्या है ना, कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती ना। इसका मतलब क्या है, अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते तो कुछ न कुछ बात होगी। लेकिन इस बात को कैसे समझे, अगर हम ये कह लें कि वैद्युत बल रेखाएं नहीं एक दूसरे को काटेगी ना, तो काटेगी क्या होगा ना, अगर स्टेटमेंट अगर ये गलत है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो क्या होगा, हम काट कर देखते हैं ना, क्या होगा, हम ये काट कर देखते हैं। चलिए देखिए, तो मान लेते हैं एक वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है ना, और एक वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है ना, एक वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है, एक वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, एक दूसरे को काट दे रही है ना। और अगर वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पर काटेंगी एक दूसरे को तो वहाँ पर एक अलग दिशा को कुछ न कुछ अभिव्यक्त करेगा ना, एक अलग दिशा को क्या करेगा, बताएगा ना। ये कह रहा है, ये वाली लाइन कह रही है कि नहीं वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है ना, ये वैद्युत बल रेखा ये वैद्युत बल रेखा कह रही है किसकी दिशा इधर है ना, यानी कि वैद्युत बल रेखा इस दिशा में जा रही है तो इसका मतलब कि इस पर बल इधर लग रहा है। और ये वाली लाइन बता रही है किसकी दिशा इधर है, कि चलिए इधर है ना। और वैद्युत बल रेखाओं पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, वैद्युत बल रेखाओं पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा जो होती है उसकी दिशा को बताती है ना। जो स्पर्श रेखा होती है ना, जो इस पर स्पर्श रेखा इधर, इस पर स्पर्श रेखा इधर, जो स्पर्श रेखा होती है वो किसको बताती है, बताइए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है ना। किसको बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में दो दिशाएं हैं। इसका मतलब यह है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में दो दिशाएं हैं ना, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी देखिए, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ये वैद्युत बल रेखा कर रही है कि यहाँ पर जो फील्ड है इसकी दिशा इधर है ना, यानी कि अगर इस कोई न कोई परीक्षण आवेश फेंका गया होगा, छोड़ा गया होगा और वो मोशन करके ऐसा चला गया होगा, और इसी फील्ड में हमने एक और परीक्षण आवेश छोड़ दिया और ये ऐसे गति करते हुए चला गया। अब सोचने वाली बात है कि दो परीक्षण आवेश को हमने छोड़ा, ऐसे गया, इसका मतलब क्या है ना, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं यहाँ पर बता रही है। इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है, जो कि असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में दिशाएं होती हैं और जो कि दिशा क्या रहती है, नियत रहती है, बदलती नहीं है ना।
यहाँ पर मैंने छोड़ा ऐसे गया, यहाँ पर छोड़ा ऐसे गया ना, यानी एक ही जगह में दो अलग अलग दिशाओं को बता रहा है, एक ही जगह में दो अलग अलग दिशाओं को बता रहा है, जो कि संभव नहीं है। बात समझने, जो कि संभव नहीं है, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को कभी नहीं करती ना, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं करती हैं। बात समझने, चलिए अगला क्या है, चलिए देखिए, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक समान तथा समदूरस्थ होती हैं ना। अगर हम वैद्युत बल रेखा की अगर हम बात करें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा जो होती हैं एक समान यानी कि समदूरस्थ होती हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं ना एक समान तथा समदूरस्थ होती हैं, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ना, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो वैद्युत क्षेत्र में एक समान तथा समदूरस्थ होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र अगर है ना और अगर समदूरस्थ हैं तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर क्या बनेगा, रेखा बनेगा, यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट बी ना, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन सब पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा ना वो एक समान होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर ई डी ना। यहाँ पर देखिएगा ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर ई डी। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम एक समान वैद्युत यानी कि वैद्युत क्षेत्र में अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बल रेखा की अगर हम बात करें ना, वो एक समान होगी तथा समदूरस्थ होगी ना। अगर एक समान व समदूरस्थ होगी वैद्युत क्षेत्र में, अगर बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर बल रेखाएं एक समान तथा अगर समदूरस्थ होंगी तो उनका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो सभी जगहों पर क्या होगा, समान होगा, यानी कि उन पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो सभी जगहों पर क्या होगा, समान होगा ना। अगर वैद्युत बल रेखाएं एक समान होगा तो ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर ई डी ना, अगर होगा तो इस प्रकार क्या करेगा, इस प्रकार आपका वैल्यू मिलेगा, ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर ई डी। अगर एक समान नहीं होगा तो कुछ इस प्रकार होगा ना, अगर एक समान नहीं होगा तो कुछ इस प्रकार होगा ना, कुछ इस प्रकार होगा। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ अगर समदूरस्थ नहीं होगा, समदूरस्थ मतलब हर बल रेखा के बीच की जो दूरी होगी ना, हर बल रेखा के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। अगर एक समान होगी तो वैद्युत क्षेत्र हर जगह पर क्या होगा, समान होगा ना। अगर वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान होगा तो एक समान तथा समदूरस्थ कहलाएगा, एक समान तथा समदूरस्थ कहलाएगा। अगर नहीं होगा तो इस प्रकार होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तो समान होगा लेकिन समदूरस्थ नहीं होगा, यानी कि बल रेखाएं एक दूसरे के बीच में यानी कि बल रेखाएं एक दूसरे के बीच में समान नहीं है, यानी कि कहीं पर बल रेखा अधिक है तो कहीं पर बल रेखा क्या है, कम है। तो एक समदूरस्थ का मतलब ये होता है, समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी ना एक समान होंगी और समदूरस्थ होगी, मतलब सभी जगह वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मान होगा ना वो सभी जगह बराबर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बराबर नहीं है। बात समझना नहीं। चलिए अब अगला हेडिंग है चलिए देखिए आगे क्या है, अगला नंबर कि जहाँ पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहाँ पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहाँ बल रेखाएं
पास पास होती हैं, पास पास होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल, वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल, वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जहाँ बल रेखाएं, जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं ना, जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र, वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक है, क्या होता है? दुर्बल होता है। तो याद रखना, जहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है, तथा जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? इसकी तुलना में क्या होता है? प्रबल होगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें ए की तुलना में बी पर वैद्युत क्षेत्र क्या है? कम है ना, या बी की तुलना में ए पर वैद्युत क्षेत्र क्या है? प्रबल है। यानी कि जहाँ पर बल रेखाएं क्या होंगी? पास पास होंगी, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा। और जहाँ पर बल रेखाएं क्या होंगी? दूर दूर होंगी, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा। बात समझ? तो जहाँ पर बल रेखाएं पास पास होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल, जहाँ पर बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। तो यही कारण होता है कि जब आवेश एक दूसरे के नजदीक रहते हैं तो बल अधिक लगता है, जब दूर दूर हो जाते हैं तो बल क्या होता है? कम पड़ जाता है, यानी कमजोर पड़ जाता है। तो यही कारण होता है, क्योंकि बल रेखाएं क्या होती है? दूर दूर होने पर प्रबल, यानी कि जो विद्युत बल का जो मान होता है ना वो घट जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बल रेखाएं होती हैं ना वो क्या होती है? दूर दूर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे है, आगे है समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं, बल रेखाएं लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है, लंबवत होती है। याद रखना इस बात को ना, समविभव पृष्ठ पर जो बल रेखाएं होती हैं लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती है। अगर हम समविभव पृष्ठ बनाएं, ध्यान देना, अगर हम समविभव पृष्ठ बनाएं, जैसे मान लो ये समविभव पृष्ठ है, तो इस पर जो बल रेखाएं होंगी ना ये लंबवत होंगी। किसके लंबवत होंगी? समविभव पृष्ठ के लंबवत होंगी। किसके लंबवत होंगी? समविभव पृष्ठ के लंबवत होंगी। अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इस पर बल रेखाएं क्या होती है? जैसे ये मान लो समविभव पृष्ठ हो गया बोर्ड ना, तो इस पर जो बल रेखाएं होंगी बिल्कुल क्या होंगी? इसके लंबवत होंगी। तो समविभव पृष्ठ पर क्या होती है? बल रेखाएं लंबवत होती हैं। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर समविभव पृष्ठ है तो इस पर बल रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के लंबवत होंगी। चीज़ें क्लियर हो गई? तो चलिए देखिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर इसी टाइम पर मिलेंगे कल। और कल हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इस पहले वाले चैप्टर का हम लास्ट चैप्टर यानी कि पहले वाले चैप्टर का जो 2 पार्ट है उसका हम पहले पार्ट का लास्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है।